दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक कमाल का मिस्ट्री ड्रामा शो जिसका नाम है पेंडिंग ट्रेन। और हाँ, इसमें आगे आपको स्पॉइलर मिलने वाले हैं, तो संभल कर देखिएगा। कहानी शुरू होती है टोक्यो में एक बिल्कुल साधारण सी जगह से, जहाँ लोग अपनी अपनी जिंदगी में व्यस्त हैं। एक हेयर ड्रेसर कायाशिमा ट्रेन पकड़ने वाला होता है और सोच रहा है कि क्या उसे एक खास इंसान से मिलना चाहिए या नहीं। इसी वक्त एक हाई स्कूल की जिम टीचर साई स्टेशन पर खड़ी है काम पर जाने के लिए। अचानक उसकी नजर एक आदमी शिराहामा पर पड़ती है, जो उसका बहुत पुराना क्रश है। लेकिन शिराहामा उसे पहचानता तक नहीं और हमें पता चलता है कि वो भी उसी ट्रेन का इंतजार कर रहा है। थोड़ी देर बाद ट्रेन आती है और ये तीनों समेत कई यात्री उसमें चढ़ जाते हैं। सभी अपने अपने ख्यालों में डूबे हैं, दिन की प्लानिंग कर रहे हैं। तभी अचानक भूकंप का अलर्ट बजता है और माहौल में अफरा तफरी मच जाती है। कई लोग और चीजें अचानक गायब हो जाती हैं। ट्रेन तेजी से एक सुरंग में घुस जाती है और फिर एक जबरदस्त धमाके जैसी आवाज आती है, जिससे सारे यात्री गिर पड़ते हैं। कुछ देर बाद ट्रेन रुकती है। यात्री डरते डरते बाहर निकलते हैं, लेकिन जो नजारा उनके सामने होता है वो चौंका देता है। चारों तरफ सिर्फ अजनबी जंगल। सब अपने अपने फोन से इमरजेंसी कॉल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन नेटवर्क का नाम निशान नहीं। इसी अफरा तफरी के बीच शिराहामा खुद को फायर फाइटर बताता है और सबको भरोसा दिलाता है सब ठीक हो जाएगा। शिराहामा फिर एक एक यात्री के पास जाकर चेक करता है कि कहीं कोई घायल तो नहीं हुआ। उधर स्टेशन पर पुलिस को पता चलता है कि ट्रेन का एक डिब्बा रहस्यमय तरीके से गायब हो गया है। उन्हें समझ ही नहीं आता कि इतना बड़ा डिब्बा आखिर बिना कोई निशान छोड़े कैसे गुम हो सकता है। क्या ये भूकंप की वजह से हुआ? लेकिन नहीं, ये बात बिल्कुल समझ नहीं आती। इधर ट्रेन में शिराहामा तय करता है कि मदद ढूंढने के लिए वो टनल में जाएगा। साई और कायाशिमा भी उसके साथ जाने की पेशकश करते हैं और वो मान जाता है। तीनों टनल के अंदर चलते रहते हैं और आखिर में जो नजारा देखते हैं वो उन्हें हिलाकर रख देता है। सामने कोई भी बिल्डिंग नहीं, बस दूर दूर तक फैला बंजर रेगिस्तान और ऊंचे ऊंचे पहाड़। ये देखकर वो वापस ट्रेन में लौट आते हैं और बाकियों को बताते हैं जो उन्होंने देखा। ये सुनकर बाकी यात्री और भी डर जाते हैं। कुछ तो यहाँ तक मान लेते हैं कि वो किसी और दुनिया में आ गए हैं। शिराहामा फिर सबके पास जाकर उनका नाम लिखना शुरू करता है ताकि यात्रियों की एक लिस्ट बनाई जा सके। कुल 46 यात्री अपना नाम बताते हैं, लेकिन कायाशिमा अपना नाम बताने से साफ मना कर देता है। उधर साई शिराहामा से और भी इम्प्रेस हो जाती है। उसे याद आता है कि एक बार वो उसके स्कूल में फायर फाइटर ट्रेनिंग देने आया था और उसी दिन उसने उसे पहली बार देखा था और पसंद करने लगी थी। थोड़ी देर बाद रीना नाम की एक लड़की को अखबार में एक खबर मिलती है, जिसमें लिखा होता है कि ट्रेन के पास एक मर्डर सस्पेक्ट को देखा गया है। रीना भूख से तड़प रही थी। उसने अपने पास रखे एक बैग में खाने की तलाश की, लेकिन बैग काशिमा का निकला। उसमें सिर्फ एक जोड़ी कैंची और जेल से आया हुआ एक खत था। रीना ने जल्दी से सब वापस रख दिया, लेकिन चोरी छिपे दूसरे बैग से खाना निकाल लिया। ज्यादातर खाना उसने खुद खा लिया और खाली प्लास्टिक बैग काशिमा को पकड़ा दिया। थोड़ी देर बाद सभी यात्री भूखे हो गए। साई ने अपना बैग खोला ताकि खाने को सब में बांट सके, मगर उसे देखकर हैरान रह गई। खाना पहले ही गायब था। उसने गुस्से में पूछा, ये किसने चुराया? तभी काशिमा के पास वही खाने वाला बैग दिखा, तो रीना ने फौरन उस पर आरोप ने यहाँ तक कह दिया कि काशिमा के बैग में जेल का खत और हथियार मिले हैं, यानी वो कोई अपराधी है। काशिमा ने साफ इनकार किया, लेकिन यात्री डर गए और उस पर भरोसा नहीं किया। दुखी होकर काशिमा ने ग्रुप छोड़ने का फैसला किया और अकेले ही घर का रास्ता ढूंढने निकल पड़ा। बाद में बाकी लोग जो भी खाना बचा था वो बराबर बराबर बांटने लगे। एक व्लॉगर लड़का जो सब रिकॉर्ड कर रहा था, उसने पुरानी फुटेज चेक की और उसमें साफ दिखा कि खाना चुराने वाली रीना थी। जैसे ही उसने सबको ये फुटेज दिखाई, लोग हैरान रह गए। काशिमा बेगुनाह था, मगर रीना को कोई पछतावा नहीं हुआ। उसने कहा, मैंने ये नहीं झूठ बोला कि वो अपराधी है। साई और शिराहामा गुस्से से रीना को डांटते हैं और काशिमा को ढूंढने निकल पड़ते हैं। इधर काशिमा भटकते भटकते एक गहरी खाई के किनारे पहुंच गया। जैसे ही उसने आसपास देखा, जमीन उसके नीचे से खिसक गई। वो गिरने ही वाला था कि एक पेड़ की जड़ पकड़ ली। तभी साई और शिराहामा सही समय पर वहां पहुंच गए और मिलकर उसे ऊपर खींच लिया। काशिमा को बचाने के बाद दोनों ने माफी मांगी कि उन्होंने उस पर भरोसा नहीं किया। काशिमा ने ठंडे लहजे में जवाब दिया, मुझे परवाह नहीं, मैं आपको दोस्त मानता ही नहीं। अगले दिन हालात और बिगड़ गए। मदद का कोई नामो निशान नहीं था। यात्री जंगल में बिखरकर रास्ता ढूंढने लगे। शाम को एक स्कूल का लड़का बोला कि उसे खाली ड्रिंक कैन मिला है जिस पर मैन्युफैक्चरिंग डेट 2026 लिखी थी।
तभी एक बूढ़ी महिला तनाका ने बताया कि उसने दूर टोक्यो ब्लूम टावर देखा है जो 2026 में ही पूरा होने वाला है। इतना ही नहीं, वनस्पति वैज्ञानिक काटो ने कहा कि उसे एक ऐसा पौधा मिला है जो वैज्ञानिक तौर पर अगले 30 साल तक बन ही नहीं सकता था। इन सब बातों से यात्रियों ने अंदाजा लगाया कि ट्रेन 30 साल भविष्य में पहुंच चुकी है और यहाँ सभ्यता पूरी तरह खत्म हो चुकी है। इसी बीच एक घायल आदमी दौड़ता हुआ ट्रेन तक आया और बोला कि उसे एक ड्रिंक कार्ड मिला था, लेकिन कोई उसे छीनकर भाग गया। सभी को शक फिर से रीना पर गया, मगर उसने साफ कहा कि इस बार वो बेगुनाह है। ग्रुप में अब शक का माहौल और गर्मा गर्मी शुरू हो जाती है। तभी शिराहामा सबको शांत करने आता है और एक प्लास्टिक की तिरपाल लगाकर बारिश का पानी इकट्ठा करने का प्लान बनाता है। उम्मीद ये है कि कम से कम ओस की बूंदें ही मिल जाएं, लेकिन किस्मत साथ नहीं, बारिश नहीं होती और हालात और भी निराशाजनक हो जाते हैं। अगली सुबह ट्रेन का कंडक्टर तनाका को पानी की बोतल के साथ पकड़ लेता है। तभी सच सामने आता है, वही असली कार्ड थीफ है। वो भी बिना शर्माए बोल देता है कि पानी देगा, लेकिन बदले में पैसे चाहिए, क्योंकि सिर्फ उसी को पता है पानी कहाँ है। ये सुनते ही हायाशिमा उसे पकड़ लेता है और धमकी देता है कि अगर चालाकी की तो जान से मार देगा। डर के मारे तनाका लोकेशन बता देता है। सबको एक एक पानी की बोतल मिलती है, जिससे थोड़ी राहत मिलती है, लेकिन उन्हें पता है ये ज्यादा दिन नहीं चलेगा। इसीलिए अगले ही दिन एक छोटा ग्रुप पानी का नया सोर्स ढूंढने निकलता है। रास्ते में कुछ मेंढक और गीली जमीन दिखती है, जिससे अंदाजा होता है कि पानी पास ही है। कई घंटों की मेहनत के बाद शिराहामा एक रस्सी बांधकर पहाड़ पर चढ़ता है। ऊपर पहुंचते ही उसे ताजे पानी की एक धारा मिलती है। वो खुशी खुशी नीचे खबर देता है, लेकिन आगे बढ़ते ही उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। सामने एक विशाल समुद्र फैला है और कई घंटों की मेहनत के बाद दूर माउंट फूजी दिखाई देता है, लेकिन ये वही फूजी नहीं है जिसे वो जानते हैं। आसपास सभ्यता का कोई नामो निशान नहीं। ट्रेन पर लौटकर शिराहामा माउंट फूजी की तस्वीर दिखाता है। यात्री सन्न रह जाते हैं और यकीन हो जाता है वो सचमुच भविष्य में आ चुके हैं। सब अपने अपने मोबाइल पर आंसुओं से भरे मैसेज रिकॉर्ड करने लगते हैं, ताकि अगर कभी वापस ना लौटें तो ये संदेश की प्रादी आंसुओं के लिए अपने प्रियजनों तक पहुंच सके। उधर साई और कायाशिमा के बीच एक दिल छू लेने वाली बातचीत होती है। कायाशिमा बताता है कि कैसे उसने अपने छोटे भाई तात्सुया की परवरिश के लिए कड़ी मेहनत की। उनके माता पिता ने उन्हें छोड़ दिया था और एक दूसरे के सिवा कोई नहीं था, लेकिन जाने के बाद मैं को परवरिश की और दिले सामे में एक दूसरे के सिवा कोई नहीं था। और किशोरावस्था में तात्सुया गलत संगत में पड़ गया और जुर्म के रास्ते पर चल पड़ा, जिसका नतीजा जेल में भुगतना पड़ा। पिछले 2 साल से उनकी कोई बात नहीं हुई, लेकिन हादसे वाले दिन ही उसकी रिहाई होने वाली थी। ये सुनकर साई उसे ढांढस देती है और उसके भाई के लिए वीडियो मैसेज रिकॉर्ड करने की कोशिश करती है, लेकिन कायाशिमा मना कर देता है। तभी साई का फोन बैटरी खत्म हो जाती है। कायाशिमा उसे मूर्ख कह देता है, लेकिन साफ दिखता है वो अब उसके लिए कुछ महसूस करने लगा है। दूसरी तरफ असली दुनिया में गायब यात्रियों के परिवार स्टेशन पर इकट्ठा हैं। जवाब मांगते हुए वहीं तात्सुया भी आता है और अपने भाई के सैलून में फूल देखता है जो उसकी मौत का इशारा करते हैं। गुस्से में तात्सुया चिल्ला उठता है, मेरा भाई मरा नहीं है। इस बीच तनाका जंगल में किसी रहस्यमयी शख्स को देखता है और बिना सोचे उसके पीछे दौड़ पड़ता है। बारिश में भीगे जंगल के बीच तनाका अकेले लौट आता है, लेकिन साथ में वो कायाशिमा के हेयर ड्रेसिंग टूल्स चुरा लेता है। कायाशिमा गुस्से से फट पड़ता है। ये उसके लिए सिर्फ औजार नहीं बल्कि पहचान है। तनाका सफाई देता है कि उसने जंगल में किसी टोपी पहने शख्स को देखा जो उनके ग्रुप का हिस्सा नहीं था, लेकिन कायाशिमा को उसकी बात पर यकीन नहीं होता। बहस तेज होती है, मगर तभी आसमान से मूसलाधार बारिश बरस पड़ती है और सभी लोग खुशी से पानी में नाचने लगते हैं। लेकिन तनाका थक चुका है और ऐलान करता है कि अब वो ग्रुप छोड़कर चला जाएगा। अगले दिन काटो एक टीम लेकर जंगल में निकलता है ताकि पता लगाया जा सके कि कौन से पौधे खाने लायक हैं और कौन से जानलेवा। इस बीच साई और रीना हंसते बतियाते जामुन तोड़ रही होती हैं। जब अचानक साई का चेहरा पीला पड़ जाता है, वो जमीन पर गिर जाती है। पता चलता है कि उसने जहरीले फल खा लिए हैं जो देखने में खाने योग्य लग रहे थे। गनीमत ये रही कि उसने ज्यादा नहीं खाया था, वरना जान भी जा सकती थी। इसी अफरा तफरी में कायाशिमा देखता है कि तनाका पास ही कहीं झाड़ियों के पीछे से सब कुछ देख रहा है। अगली सुबह ग्रुप मिलकर अपने बचाव के लिए देसी हथियार बनाना शुरू करता है। डिब्बों से बर्तन, बांस से चम्मच और यहाँ तक कि एटीएम कार्ड को तेज करके चाकू में बदल देते हैं। शाम को सब आग के चारों ओर बैठकर बुजुर्ग औरतों के हाथ का सूप पी रहे होते हैं। तभी एक महिला की नजर कटोरे में पड़े एक पौधे पर पड़ती है। काटो देखता है, ये तो वही फल है जो खाने में सुरक्षित है, लेकिन सवाल उठता है कि ये सूप में आया कैसे। कायाशिमा को शक है शायद तनाका ने ही चुपके से इसमें ये पौधा डाला है ताकि सबको जहर दे सके।
लेकिन गलती से उन्होंने जहरीली बेरें डाल दी। क्याशिमा तुरंत तानाका पर शक करता है, लेकिन शिराहामा को यकीन नहीं कि वो ऐसा कर सकता है। दोनों में फिर बहस हो जाती है और शिराहामा खुद बूढ़े आदमी को ढूंढने निकल पड़ता है। कई घंटे बीत जाते हैं लेकिन वो वापस नहीं आता। ये देखकर साई घबरा जाती है और उसे खोजने की सोचती है, लेकिन कयाशिमा मना कर देता है, कहता है अकेले जाना खतरनाक है। वो मजाक में साई को शिराहामा फैन कहकर छेड़ता है, लेकिन वो साफ इनकार कर देती है। फिर साई बताती है कि उसने पहली बार उसे कैसे देखा था। हालांकि शिराहामा को उसके बारे में पता तक नहीं था जब तक वो ट्रेन हादसा नहीं हुआ। इधर जंगल में शिराहामा बूढ़े आदमी को ढूंढते ढूंढते एक गहरे गड्ढे में गिर जाता है और उसका पैर चोटिल हो जाता है। वो मदद के लिए पुकारता है, लेकिन आसपास कोई नहीं होता। अगली सुबह साई उसे ढूंढने का फैसला करती है। क्याशिमा भी साथ चलने को तैयार होता है, लेकिन तभी शिराहामा लंगड़ाते हुए कैंप में लौट आता है। वो बताता है कि उसे बूढ़ा आदमी तो नहीं मिला, लेकिन उसने क्याशिमा के हेयर ड्रेसिंग टूल्स वापस पा लिए। ये सुनकर कयाशिमा भावुक हो जाता है, क्योंकि ये टूल्स उसे उसके भाई तात्सुया ने तोहफे में दिए थे। अब वो सभी को फिर से खूबसूरत बना सकता है। बाकी दोनों उसे सांत्वना देते हैं और वादा करते हैं कि जल्द ही घर लौटने का रास्ता मिलेगा ताकि वो अपने भाई से मिल सके। इसके बाद शिराहामा सबको बताता है कि जिस जगह वो रात में फंसा था वहाँ की मिट्टी काफी गीली थी। अगर पास में कोई नदी हो तो शायद वहाँ मछलियाँ भी मिल सकती हैं। ये सुनकर सब खुश हो जाते हैं और नदी खोजने निकल पड़ते हैं। इसी बीच बाहरी दुनिया में पुलिस एक ऐसे संदिग्ध को ढूंढ रही होती है जिसने ट्रेन स्टेशन पर किसी को चाकू मारा था। सीसीटीवी फुटेज से पता चलता है कि वो संदिग्ध उसी ट्रेन में सवार था जो रहस्यमयी तरीके से गुम हो गई। जंगल में शिराहामा, कयाशिमा और काटो नदी की तलाश में आगे बढ़ते हैं। अचानक उन्हें एक चिड़िया दिखती है जो इस बात का इशारा है कि पास में खाना हो सकता है। काटो आगे बढ़कर देखने जाता है, लेकिन तभी बाकी दोनों दूर एक अजनबी आदमी को देखते हैं जिसने टोपी पहन रखी होती है। कुछ ही देर बाद एक कराहने की आवाज आती है। वो काटो होता है जिसे बेरहमी से चाकू मारा गया था। अपराधी भाग निकलता है और वो लोग उसे पकड़ नहीं पाते और यहीं पर यह फिल्म खत्म हो जाता है। उम्मीद है ये कहानी आपको पसंद आया होगा।